बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी मित्रों का मेरे YouTube के एक नए वीडियो में। कहा जाता है कि जहाँ पर आप सफलता के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, हो सकता है वो संघर्ष थोड़ा लंबा हो, पर जब उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है, जब आप सफलता का स्वाद चखते हैं, तो वो दिन बहुत ही बेहतरीन और शानदार होता है। कहा जाता है वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर सवार होती हैं, और ऐसे ही जिद के साथ हमारे साथ भैया जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनके पूरी इस जर्नी को कि किस तरह से सर ने अपना एग्ज़ाम को क्रैक किया है, क्या उनकी पद्धति रही है, और किस तरह से आप युवा भी बीपीएससी यूपीएससी जैसे बड़ी आयोग की परीक्षाओं को सॉल्व कर सकते हैं और अधिकारी बन सकते हैं। तो आइए मिलते हैं भैया से। सर राजीव सर हैं, इन्होंने 65वीं बीपीएससी परीक्षा में इन्होंने अपना क्वालिफाई किया है, निकाला है। 141 इनका रैंक है, और इलेक्शन ऑफिसर ही हैं सर। इलेक्शन ऑफिसर का इन्हें जो पद है वो प्राप्त हुआ है। तो इन्हीं से आज जानेंगे इनके संघर्ष की स्टोरी, किस तरह से इन्होंने एक बड़े संघर्ष को फेस करते हुए यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और शायद आगे अभी और भी सफलताएं बाकी है जहां इन्हें जाना है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर आपको इस सफलता को प्राप्त करने के लिए। हार्दिक शुभकामनाएं सर। जी, बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे फैमिली को बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज कुछ जो है हम लोग व्यवहारिक बातों पे आते हैं। सैद्धांतिक बातें तो ऑलरेडी सभी लोग बताते ही हैं, और मैं भी अपने इस यूट्यूब पे कोशिश करूँगा कि उस प्रोसेस को भी और अच्छे से बताया जाए और सर से ही वीडियो बनवा के बताया जाए। लेकिन आज कुछ बातें करते हैं। सर सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए, किस तरह से, क्या मतलब कुछ अपना फैमिली के विषय में थोड़ा बच्चे जानना चाहेंगे तो थोड़ा। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। मैंने फ़र्स्ट टाइम 64th बीपीएससी दिया था, हालांकि मेरा वहाँ पर नहीं प्राप्त हो पाया पद। 65 मेरा पहला प्रयास था जहाँ मैं पूर्ण रूप से सफल हुआ हूँ। मुझे 141 रैंक प्राप्त हुआ है और मुझे सब इलेक्शन ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ है। मेरा पूरा परिवार हाजीपुर में रहता है। मेरे माता पिता खेती करते हैं, किसानी करते हैं। मेरे 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। हम भाई में सबसे बड़े हैं, और अभी तुरंत ही जो रिजल्ट आया 65 का, उसमें मैं सफलता प्राप्त किया हूँ। इतना चूँकि कहीं ना कहीं कमीशन की तैयारी होती है, लोग जल्दी से मन नहीं बना पाते हैं। कब ख्याल आया कि हाँ इस तरह का भी कुछ तैयारी करना चाहिए? कई बड़े बड़े जो लोग बाहर भी कोचिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए भी जल्दी संभव नहीं हो पाता है। कब ख्याल आया कि हाँ ये इसकी तैयारी करनी चाहिए? जब मैंने स्नातक के बाद पीजी के लिए एडमिशन लिया, तो मेरे कॉलेज की मैम थी उस समय, शायद 60 से 62 का रिजल्ट आया था फाइनल। तो उन्होंने क्लास में बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया था कि आप लोग ये फॉर्म फिलअप करो। तब वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी बीपीएससी करना चाहिए। उसी वर्ष यूपीएससी का रिजल्ट आता है, तो पेपर में बहुत से लोग का आता है ऐड कि उन्होंने ऐसे पढ़ाई की। तो मेरे मन में जागा कि मैं भी इसकी ओर बढ़ूँ और कुछ करूँ। तब जाकर के मेरे मन में आया कि मुझे भी तैयारी करनी चाहिए बीपीएससी या यूपीएससी की। अच्छा सर, कुछ नॉर्मल सा प्रश्न हम जानना चाहेंगे। ऐसा बच्चे भी जब भी मुझे मिलते हैं तो वो भी पूछते हैं, जो आयोग की परीक्षाएं होती है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, क्या कुछ ऐसा कुछ है क्या कि बहुत तेज़ बच्चे ही इसमें जा सकते हैं? काफ़ी शुरू से ही क्या बहुत ज़्यादा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, एकदम बोनाफाइड जिसे कहा जाता है, कुछ उस पृष्ठभूमि के बच्चे जा सकते हैं, या सामान्य व्यक्ति भी इसकी अच्छी से तैयारी करके क्या आयोग में अपना जगह बना सकता है? इसमें शुरू से तेज़ होने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि जो बचपन से तेज़ हैं, ज़्यादा बहुत ब्रिलियंट है वही आ सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। सामान्य बच्चे भी जो कम मार्क्स लाते हैं मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स लाने में वाले बच्चे भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बशर्ते उनका होना चाहिए कि एक माइंडसेट हो कि हमें ये प्राप्त करना है। उनके मन में एक आग होनी चाहिए कि हमें ये हासिल करना है। उसके लिए आप कोई भी लक्ष्य कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एनटीए का नेट एग्ज़ाम हो, या फिर आईआईटी जेईई हो, कोई भी एग्ज़ाम आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। बस आपके मन में एक आग होनी चाहिए कि हमें ये लक्ष्य हासिल करना है, तो हासिल करना है। इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल की है, किसे श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए श्रेय तो सबसे पहले माता पिता का श्रेय होता है, क्योंकि उनका योगदान सर्वोपरि है। उसके बाद गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो गुरु के लिए मैं राहुल सर का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने
जीएस का आरंभ मैंने उनसे किया। उसके बाद मेंस के दौरान मैंने संदीप सागर सर, जो कि आर जैन कॉलेज के एचओडी हैं भूगोल डिपार्टमेंट के, उनका श्रेय बहुत महत्वपूर्ण रहा। साथ ही एक विक्रम सर हैं, भागलपुर के हैं, जो वर्तमान में एलईओ के पद पर पोस्टेड हैं, बीपीएससी के थ्रू ही गए हैं। उनका, इन दोनों का श्रेय बहुत अधिक रहा है मेंस के दौरान। और जहाँ तक साक्षात्कार के समय भी इन लोगों ने काफ़ी सहायता किया था। तो इन लोगों का बहुत बड़ा श्रेय रहा है इस सफलता में। सर, एक जनरली बच्चों का क्वेश्चन आता है, चूँकि 11-12 के बाद से ही लोगों का मोटिवेशन जाता है कि मुझे तैयारी करनी है। कुछ टॉपर्स अपने इंटरव्यू वगैरह में इसमें बोलते भी हैं। मुझे भी ऐसा कहीं तक तो वास्तविक चीज़ें नहीं लगती हैं, लेकिन अगर आप बताएंगे तो बच्चे ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। कहा जाता है कि तैयारी के लिए आप 14 से 18 घंटा, कोई 20-20 घंटे तक की बात कर देता है। तो क्या लगता है, कहाँ तक क्या ऐसा ये संभव है? आपने किस तरह से तैयारी की, आपने कितना समय दिया इस पे? तो क्या होना चाहिए, एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए एक बच्चे का जो अगर तैयारी कर रहा है? तो क्या ये सच में 14 से 18 घंटे तक का एक डिमांड खोजता है ये परीक्षा, किस तरह? देखिए, जहाँ तक समय की बात है, तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं भी लोग सुनता था कि टॉपर्स 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं। तो मैं बड़ा ये होता था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अक्सर मन में होता है इतना तो पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है, कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन जब मैंने क्वालिफाई किया तो मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि टाइम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कितना पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट है। आप 10 टॉपिक चूज़ करते हो, 10 टॉपिक को आप 1 घंटे में पढ़ लो अच्छे से समझ करके, वो काफ़ी है, ना कि 10 टॉपिक पढ़ने 10 घंटे आपको लगा डालो। अब मतलब कि मेरा सीधा मतलब ये है कि टाइम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, वो इंपॉर्टेंट है। जो भी आप बेसिक बुक पढ़ रहे हो उसका एक टारगेट सेट करो कि मुझे इतने टाइम में पढ़ लेना है, वो भी समझ करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ना कि आप ऊपर से पढ़ डालो। तो इसके लिए टाइम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, 10 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप 2 घंटे भी डेली पढ़ो। बात यह है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आप डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पढ़ो, किसी शादी ब्याह में चले गए, किसी होली दिवाली में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारे फेस्टिवल, सारे पार्टी सबको छोड़ करके डेली कम से कम 2 घंटे, और आपका अधिक टाइम हो तो 6 घंटे 8 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम 2 घंटे डेली पढ़ना आवश्यक है। तो देखिए, जिन्होंने खुद क्वालिफाई किया उन्होंने आप लोगों के सामने इस बात को रखा कि इस प्रकार के किसी भ्रम में ना रहें। 14 घंटा 18 घंटा बात नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि आप 2 से 4 घंटे भी अगर सिंसियर और रेगुलर होकर पढ़ते हैं तो आयोग की परीक्षा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई टेढ़ी खीर नहीं है कि आप इसे ना कर पाएँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आता है बच्चों का, बहुत दिन से मुझे लगता है जब से तैयारी शुरू हुई होगी तब से है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन आता है। कुछ लोगों का कहना है कि ओल्ड एनसीईआरटी को आप प्रीफर करें, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं न्यू एनसीईआरटी आप करें, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बिहार बोर्ड का जो अपना सिलेबस है आप उसे कैरी करें। ये एनसीईआरटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली और भी लोग कोई क्लियर उतना किया नहीं है। सर, थोड़ा क्लियर करें एस्पिरेंट को कि किस तरह से एनसीईआरटी की क्या भूमिका है, ओल्ड वाला पढ़े, न्यू वाला पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, इस प्रश्न को थोड़ा बच्चों को आप बताने का प्रयास करें। सर, ये काफ़ी वृहद प्रश्न है। आपका प्रश्न काफ़ी अच्छा है। ऐसे मैं बहुत लोगों से सुन भी चुका हूँ कि एनसीईआरटी ओल्ड न्यू है ना। तो देखिए, आज से करीब 20 साल पहले जब कोई भी अच्छी बुक नहीं थी मार्केट में तो एनसीईआरटी बेस्ड बुक थी, उसी को सब फॉलो करते थे। लेकिन आज मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक आ चुकी है, तो आज के समय में आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है तब तो अच्छी बात है, बेसिक बुक एनसीईआरटी ही है, क्योंकि सारे राइटर्स उसी को फॉलो करते हैं लिखने के लिए, इसलिए बेसिक बुक तो है ही। लेकिन अगर आपके पास अच्छी बुक है एनसीईआरटी जगह पे तो उसको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी बेसिक बुक के अलावा जो अच्छी राइटर की बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक ओल्ड और न्यू की बात है तो कोई भी बुक ख़राब नहीं होती है, सारी बुक अच्छी होती है। हो सकता है कि किसी बुक में कुछ चीज़ें मिस हो, किसी में कुछ चीज़ें दी हुई हो, ये बात हो सकती है, लेकिन सारी बुक अच्छी होती है। तो कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, चाहे एनसीईआरटी हो या किसी अन्य राइटर की बुक हो। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं बच्चों को जब चीज़ें नहीं थी तो कहीं ना कहीं एक एनसीईआरटी ही सहारा था, लेकिन आज बहुत से प्रकाशक हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप उसे स्टडी के रूप में आप लेते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा किसी भ्रम में ना रहें। और सर, ये ओल्ड और न्यू के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी लेके पढ़ सकते हैं या वो ओल्ड वाला खोजना, कहीं ना कहीं कोई मुखर्जी नगर में खोज रहा है, कोई पटना में खोज रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है,
तो इसके लिए क्या ये कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल है कि हमें ओल्ड ही लेना है या न्यू लेना है? एक्चुअली बात यह है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको लिखा है बिपिन चंद्रा ने, बाकी जो बाकी अच्छे राइटर्स हैं उनका लिखा हुआ है, इसलिए उस राइटर के लिए लोग ओल्ड एनसीईआरटी जाते हैं। और नई एनसीईआरटी जो लिखा गया है आज के समय के अनुसार राइटर उसको लिखा गया है, तो कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई है, कुछ चीज़ें पुरानी हटा दी गई है, जो कि आज के अनुसार से आवश्यक नहीं रह गया, उससे हटा भी दिया गया है। इसलिए ओल्ड और न्यू का ये मार्केट में ये Concept इस भ्रम तरह का चल रहा है, इसलिए कोई आवश्यक नहीं है। अब जो ही बुक आपके पास उपलब्ध हो उसको पढ़ सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि हर समय एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। चेंज होता कैसे है, तो जो नई नई चीज़ आती है उसको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप नई नहीं पढ़ेंगे तो कैसे उसको आप कर पाएंगे। इसलिए ओल्ड और न्यू के भ्रम में ना रहें, आपके पास जो अवेलेबल हो उसको पढ़ सकते हैं। सर, आपका ऑप्शनल पेपर कौन सा था और उसके लिए किन पुस्तकों का अध्ययन किया जाए और किस तरह से उसके नोट्स तैयार किए जाएँ? थोड़ा बच्चों को अगर आप शॉर्ट में बताते हैं, चूँकि पूरा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक कम से कम उन्हें एक मिल जाए कि किस तरह से आप एक तैयारी शुरू कर सकते हैं और किस ऑप्शनल के साथ आप तैयारी करें। ऑप्शनल पे भी अगले क्वेश्चन में मेरा वही रहेगा, तो पहले आप अपना वाला सर बताएं, आपका क्या ऑप्शनल रहा और किस तरह से आपने तैयारी की उसकी? जी, मेरा ऑप्शन भूगोल था और इसको चूज़ करने का मेरा मेन कारण ये था कि मैं क्लास 10 तक भूगोल पढ़ाता भी था, ठीक है। और दूसरी बात रहा कि भूगोल को तैयार करने के लिए आप सबसे पहले बेसिक बुक है, अगर आप 9th-10th की बुक उपलब्ध है एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड की, तो उसको पढ़ सकते हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो महेश वर्णवाल की बुक पढ़ सकते हैं, सविंदर सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर जो माजिद हुसैन की बुक है उसे ही प्रेफर कर सकते हैं। ये सब अच्छी बुक है, अगर ये सब हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी की बुक भी और 9th, 10th, 11th, 12th की बुक पढ़ेंगे तो आपका भूगोल का हो जाएगा। दूसरी बात यह कि भूगोल में मैप और डायग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप मैप ड्रॉ करना हो बिहार का, वर्ल्ड का, इंडिया का, काफ़ी कम समय में मैप ड्रॉ करने का जो प्रैक्टिस कर लो, ताकि एग्ज़ाम में कम टाइम में अच्छा मैप ड्रॉ कर सको। साथ ही उसको दिखाने के लिए आप डायग्राम का, फ्लो चार्ट का उपयोग भी कर सकते हो। तो ऑप्शनल में अच्छा मार्क्स लाने के लिए डेटा के साथ साथ आपको फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। साथ एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो आपके पास, जैसे कि ऑप्शन में क्या होता है कि 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से 6 लिखना होता है। तो आप सिलेबस देखोगे तो बहुत से टॉपिक मिलते हैं आपको सिलेबस में, तो टॉपिक आप चूज़ कर लो कि हमें ये तैयार करना है, बाकी सबको छोड़ दीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट हो तैयार कर लीजिए। और इससे कहा गया कि कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो और अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हो। कहीं ना कहीं सर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है सर का, जैसा मुझे लग रहा है। सर, नोट्स ये भी एक बड़ा टॉपिक लोगों के सामने उभर के आता है, जो तैयारी लोग करते हैं, मैं उसका नोट्स पढ़ूंगा, मैं इनका नोट्स पढ़ूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आप अपना नोट्स बनाएं। नोट्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को, किस तरह से वो नोट्स बनाएं, ना बनाएं, दूसरों का पढ़ें या सिर्फ अपना स्टडी करके बनाएं? इस नोट्स का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? नोट्स का एक बहुत बड़ा भ्रम है कि उसका नोट्स पढ़े, टॉपर्स का नोट खरीद ले, उसको मार्क वन ले ले। लेकिन आप समझिए कि अगर नोट्स पर लोग पास होने होते तो टॉपर्स के भाई बहन, उनके बच्चे क्यों नहीं पास हो जाते, वही टॉप कर जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, नोट्स अपना ही होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों का नोट्स खरीदोगे, लोगे, तो उसको आपके सामने एक बुक की तरह होगा, उसको आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अपना नोट्स बनाओगे, उसको पढ़ोगे भी, तैयार भी करोगे और आपका अपना भी हो जाएगा। इसलिए खुद का नोट्स तैयार करना चाहिए। हाँ, आप दूसरे को नोट लेकर के उसका तरीका सीख सकते हो, उसको ये देख सकते हो कि वो कैसे बनाया है, उसमें अपनी जो कमी है उसको दूर कर सकते हो। इसलिए नोट्स अपना बनाइए और दूसरों को सीखने के लिए उपयोग करें। जैसा कि बुक का प्रयोग करते हैं वैसा नोट का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप नोट्स को तैयार करने के साथ साथ एक एक पेज का जिस्ट भी तैयार करते जाएं, ताकि कम समय में तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल हो। जैसा कि मैंने भी बनाया था एग्ज़ाम के समय, नोट्स के साथ साथ मैंने एक पेज का शॉर्ट नोट्स बनाया था, ताकि एग्ज़ाम के समय काफ़ी जल्दबाजी में देखना हो, याद करना हो, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो नोट्स खुद का हो, ये सबसे बेस्ट रहता है। सर, देख रहे हैं हम यहाँ पे कुछ नोट्स भी आपका रखा हुआ है, तो अगर थोड़ा आप दिखाना चाहें दर्शकों को किस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रॉल नीचे में ऐसे कर दीजिए, आप ये देख सकते हैं, ये जूम कर दीजिएगा हल्का सा जी। मैंने यहाँ मौर्य कला का नोट्स बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने स्तंभ का फिगर ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ मैंने फ्लोचार्ट दिखाया हुआ है। राजकीय कला का, फिर लोक कला का मैंने फ्लोचार्ट दिखाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर मैंने स्तूपा का फिगर ड्रॉ किया हुआ है, फिर मूर्ति कला का फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैप भी ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करना है, फ्लोचार्ट दिखाना है, और कुछ जो स्टेटमेंट किसी किसी राइटर के होते हैं उसको भी दिखाया। जैसे मैं लिखा है कि एरियन ने मौर्य कला के महल को सूसा और एक बतना ऐसे शहर से तुलना किया है। फाहियान ने कहा है कि देवताओं से
निर्मित है। ऐसा आपको कुछ स्टेटमेंट भी लिखना होगा और साथ ही फ्लो चार्ट का, मैप का भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर पाल कला का बनाया हुआ है। पाल कला में स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है। इसका मैंने फ्लो चार्ट्स दिखाया है, सबको डिवाइड करके। फिर चैत्य का फिगर ड्रॉ किया हुआ है, फिर महाविहार का फिगर ड्रॉ किया हुआ है, स्तूपा का फिगर ड्रॉ किया हुआ है, फिर मूर्ति कला का अलग फ्लो चार्ट है, चित्रकला का अलग फ्लो चार्ट है। तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका आंसर बाकियों से अलग होना चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो इसका बाकी से अलग कैसे होगा, तो फ्लो चार्ट का, मैप का उपयोग आप कर सकते हो। जी जी। तो देखा आप लोगों ने जिस तरह से सर ने कितने अच्छे से आपको डिफाइंड किया कि किस तरह के नोट से आप भी सफलता ले सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके नोट्स ही आप सफल कर सकते हैं। ऐसा कोई इस तरह के भ्रम में न रहें कि मैं किसी टॉपर्स का, किसी कोचिंग का अगर मैं ऐसे नोट्स ले। चलिए कोचिंग की बात आ गई। अच्छा सर, कोचिंग बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है भाई, इतनी बड़ी तैयारी है, सिविल सर्विस है, बीपीएससी है, आप कहाँ से इसे लेते हैं? और मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद आपने भी कोचिंग नहीं लिया है, तो क्या मतलब सेल्फ स्टडी से ये पॉसिबल है या कोचिंग के लिए दिल्ली बम्बई कहीं जाना वैसा ज़रूरी है? क्या बताना चाहेंगे बच्चों, कोचिंग का क्या उपयोगिता है? जी, मैंने कोचिंग तो कभी किया नहीं, इसलिए मैं कोचिंग की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ एक गाइड रखें। आपके वो बड़े भाई हो सकते हैं, आपके आसपास से कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर क्वालिफाइड पर्सन हो सकते हैं जो क्वालिफाइड ऑलरेडी कर चुके हों। क्योंकि आप जब मेंस का आंसर राइटिंग करते हो तो एक कोई चेक करने वाला होना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपका रास्ता बताए, तरीका बताए कि यहाँ पर सुधारना है, ये कमी है। इसलिए गाइड रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप गाइड नहीं रखोगे तो पता नहीं चल पाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या आपको सुधारना चाहिए। इसलिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, गाइड होना आवश्यक है। यानी देखिए कहीं ना कहीं इस भ्रम को भी आज दूर किया गया कि आप किसी महंगे कोचिंग में जाएंगे और तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मित्रों। आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे तो मैं देख भी रहा हूँ, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, बहुत से बच्चे गांव से तैयारी करते हैं और ये भी देखिए हाजीपुर है, वैशाली ज़िला का ज़िला मुख्यालय है बिहार का, और भैया ने यहाँ से तैयारी की। तो क्या सर संभव है कि हम छोटे जगहों से भी तैयारी करें सेल्फ स्टडी के बल पे? कहीं ना कहीं आज ये इंटरनेट का भी काफ़ी उपयोगिता है, इंटरनेट के लिए बहुत से लोग उसे सुविधा ले पाते हैं। तो क्या ये संभव है कि हम छोटे जगह से भी तैयारी कर सकें? देखिए, आज भारत सरकार का बहुत सा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें एक है कि गांव-गांव तक नेट की सुविधा पहुंचाना, जिससे कि हर इंसान के हाथ में जो स्मार्टफोन है, और उस स्मार्टफोन का सदुपयोग कीजिए। नेट आपके पास है, स्मार्टफोन आपके पास है, गूगल पे हर चीज़ उपलब्ध है, आपके अच्छे-अच्छे कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे टॉपर्स के इंटरव्यू मिल जाएंगे। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है किसी कोचिंग में जाने का या वहाँ से नोट्स लाने का। आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो हर चीज़ आपके हाथ में है, उसी से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, इंटरव्यू जो होता है काफ़ी बच्चों की जिज्ञासा होती है, किस तरह से होता है, क्या होता है, और ख़ासकर आपका जो इंटरव्यू गया, क्या कुछ ऐसा प्रश्न आया जिसमें आपको भी लगा हो कि हाँ मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, या बहुत मज़ा आया, कुछ इस तरह की बात है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके ज्ञान का टेस्ट होता है वो आप मेंस में लिख के आए होते हैं, तो किस तरह का पैटर्न होता है इंटरव्यू को लेके? काफ़ी लोगों के मन में थोड़ा वो होता है कि क्या होगा, नहीं होगा। सर थोड़ा बताते आप स्टूडेंट को। बिल्कुल, देखिए इंटरव्यू एक तरह से ज्ञान का टेस्ट नहीं है, आपके नॉलेज का टेस्ट पहले ही प्री और मेंस में हो चुका होता है। आपके बॉडी लैंग्वेज, बोलने का, बैठने का, बात करने का तरीका का टेस्ट है, कैसे आप अपनी बात को रख पाते हैं। जहाँ तक कि मेरा इंटरव्यू की बात है तो करीब 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिससे मैं घबराया भी था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ मुझे बहुत मज़ा भी आया था। जैसे मुझसे पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने कहा था कि सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और देखना है। तो उन्होंने एक शायरी कहा था, और भी कुछ गम है यहाँ मोहब्बत के सिवा, इसका क्या अर्थ है? तो मैंने कहा कि सर इसका अर्थ तो मुझे ये समझ आ रहा है कि क्रिकेट के अलावा और भी कुछ है हॉबी में रखने लायक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ये कह रहा हूँ कि इसके आगे का लाइन क्या है? तो मैंने कहा सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप संगीत सुनते हो? तो मैंने कहा हाँ सर मैं सुनता हूँ। तो किसका संगीत सुनते हो, किस सिंगर को आप सुनना पसंद करते हो? तो मैंने कहा कि सर मैं उदित नारायण का गाना सुनना पसंद करता हूँ और मैं उनको बार बार सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनका कोई गाना सुना के बताइए, कैसा आप कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं? तो मैंने कहा कि सर पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये गाना मैं बार बार सुनता हूँ, अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और सेकेंड था जिसमें थोड़ा सा घबराया था, ये था कि बिहार में करप्शन बढ़ा है या घटा है? मैंने कहा कि सर पहले से बहुत घटा है। तो उन्होंने कहा कि मतलब अभी भी है?
तो मैंने कहा हाँ सर, अभी भी है कुछ स्तर पे, तो किस स्तर पे है? तो मैंने कहा सर प्रशासन में अभी भी देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन बहुत बड़ा टर्म है, इसमें आप कहाँ देखते हैं? तो उस समय बालू का मामला बहुत आया हुआ था, तो मैंने कहा सर पुलिस में अभी भी हाल में कई सारे मामले सामने आए हैं, और साथ ही सर ग्राम पंचायत में मुखिया लेवल पे भी ऐसा दिखने को मिला है करप्शन का। तो उन्होंने कहा कि इसे आप दूर कैसे करोगे? तो मैंने कई बार बताने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब प्रोग्राम पहले से चल रहे हैं, आप नया क्या करोगे, आप नया क्या करोगे? मैंने कुछ नया बताने का प्रयास भी किया, जैसे कि मैंने कहा कि जनता और प्रशासन के बीच जो गैप है उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, तो मैं लोग को जोड़ने का प्रयास करूंगा ताकि गुप्त नाम से शिकायत कर सके। फिर भी शायद संतुष्ट नहीं दिखे वो, उनका ये शायद वो चाह रहे थे कि ये कुछ नया करे, तो मैं शायद यहाँ पे कुछ घबराया था। चलते चलते आपसे एक अंतिम प्रश्न हम जानना चाहेंगे, जो बच्चे नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? किस तरह से वो तैयारी को शुरू करें, और आपका क्या सलाह होगा उनके लिए? तो थोड़ा आप शेयर करें लोगों को, कि नए लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? और देखिए, जब एग्ज़ाम देने गया था प्री का, तो करीब 90% ऐसे बच्चे थे और या होते हैं जिनको सिलेबस तक पता नहीं होता है कि सिलेबस क्या होना है। तो सबसे पहले जो तैयारी करने वाले हैं उस सिलेबस को फॉलो करें। बीपीएससी के साइट पर सिलेबस मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और सिलेबस को अच्छे से गहन अध्ययन करें कि सिलेबस में क्या क्या डिमांड किया जा रहा है, उसके अनुसार आप तैयारी करें। साथ ही आप अच्छे राइटर के बुक को अपने पास रख लें, या फिर ना हो तो एनसीईआरटी अपने पास रख लें, उसको अच्छे से पढ़ें। इससे क्या हो कि बेसिक चीज़ आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही प्री के लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनाएं और उसके अनुसार तैयारी करें। मेंस के लिए एक अच्छा प्लान बनाएं, और साथ ही अगर पॉसिबल हो तो 3-4 लोग का ग्रुप बना लें, उस तरह का तैयारी करने वाले लोग, ताकि आपका मन लगा रहेगा, आप बार बार डीमोटिवेट नहीं होंगे, आपका मोटिवेशन बना रहेगा, इससे तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको सिलेबस देखना है और आपके मन में ये होना चाहिए कि हमें तैयारी करना है। उसके लिए आपको छुट्टी लेने का, कहीं घूमने का, ये सब शौक छोड़ना पड़ेगा। बिना मतलब के फ़ोन को लंबे से यूज़ करना छोड़ना पड़ेगा। फ़ोन को यूज़ भी कर रहे हैं तो अच्छे काम के लिए यूज़ कीजिए, सदुपयोग कीजिए, तब आपको सफलता में कोई समस्या कभी नहीं आएगी। यानी कहीं ना कहीं सर का कहना है कि आप इसे क्रिएटिविटी वाला भी वर्क कर सकते हैं, आप अपने टाइम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और आप इसे चीज़ें सीख भी सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप पे निर्भर करता है कि आप मोबाइल का और इंटरनेट का किस तरह से यूज़ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने इतने व्यस्ततम समय से हमारे चैनल के लिए, और ख़ासकर नए नए जो प्रतिभावान बच्चे आने वाले हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए आपने समय निकाला और इतनी अच्छी तरह से चीज़ों को डिफ़ाइन किया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, पूरा का पूरा एक कच्चा चिट्ठा खोल के रखा जा चुका है, किस तरह से आप आ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और आप भी अधिकारी बन सकते हैं। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और अधिक से अधिक लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं एज ए इंस्पिरेशनल है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ये कि आप भी घर से रह के तैयारी कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि हर उस नए बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके, वो भी मोटिवेट हो सके कि घर से भी करके आप कमीशन और अन्य जगहों की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं परमेश्वर माली भी आप लोगों के लिए इसी तरह के और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो आप सभी का बार बार मेरे इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो बहुत बड़ी सफलता जैसा कि सर ने पाया है, तो मिलते हैं इनके पिताजी से। पहले तो बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कैसा लग रहा है, इतना बड़ा सफलता भैया ने हासिल किया है, अधिकारी बन गए हैं बीपीएससी निकाल के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका भी संघर्ष इसमें शामिल होगा, आपको लगता था शुरू से कि हाँ कर जाएंगे इतना बड़ा तैयारी? ऐसी उम्मीद तो नहीं थी जी। इसलिए कि आज के दौर में जो माहौल है बना हुआ, जो सरकार का व्यवस्था है, उसके अनुसार उम्मीद नहीं थी। जी, लेकिन कर गए। लेकिन अपना मेहनत के बल पर कर गए, आगे निकले। मतलब बहुत खुशी हो रहा है।
तो और भी बच्चे लोग हैं, सबको आपको शुरू से रहा कि हमको सबको पढ़ाना है, क्योंकि बिहार में तो ये चीज़ माना जाता है, लेकिन आज भी बहुत गार्जियन है जो हर बच्चा को अपना नहीं पढ़ाना चाहता है। लड़का लड़की सबको चाहता है कि हम काम पे लगा दें। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इसको काम पे लगाया वगाया जाए? पढ़ाने का शुरू से आपका रहा कि हमको पढ़ाना है? जी, पढ़ाने का विचार तो शुरू से था। ऐसा अपना भी जो भी मतलब जहाँ तक समय मिला उसके अनुसार ये लोग काम किया है। ऐसी बात नहीं है, हमारा साथ दिया है। यानी देखिए, कहीं ना कहीं एक पिता का भी जो संघर्ष है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी एक व्यक्ति को आगे निकलने में, आगे जाने में। तो आप देख रहे हैं कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पूरा एक परिवार जुट जाता है एक व्यक्ति को ऐसा सफलता तक लाने के लिए। तो आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ है इसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखे होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है और संघर्ष करना पड़ता है, पूरा का पूरा परिवार संघर्ष करता है। तो इनके पिताजी के विचारों से आप रूबरू होंगे कि कहीं ना कहीं जो है आपको बच्चे को टाइम देना होगा, और अगर मेहनत बच्चा करे तो वो भी अच्छा कर सकता है कोई भी। चलिए मिलते हैं। गार्जियन का काम है जी, कि बच्चे पर गाइडेंस भी रखे, गाइडेंस करें। इसलिए कि बच्चे को अभी हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ से गया कोचिंग, और कोचिंग के बाद जब निकलता है तो वो गलत रास्ते पर निकल जाता है। जी बिल्कुल। मतलब यहाँ से निकला, गोलरी का साथे है, सिगरेट पिया, गांजा पिया, मतलब तो गार्जियन को चाहिए कि उस पर गाइडेंस भी करना जरूरी है कि वो यहाँ से निकला घर से तो कोचिंग गया, स्कूल गया या नहीं गया, उस पर ध्यान भी देना जरूरी होता है। देखिए, बहुत अच्छा बात अंकल जी ने कहा है कि आपको एक गाइड लाइन की तरह, एक गाइडर की तरह उसके पीछे कहीं ना कहीं होना चाहिए, बच्चा एक गलत रास्ते पे ना जाए। बहुत ज़्यादा मुझे भी खुशी हो रही है कि जब अपने बिहार से, अपने जगह से कोई निकलता है, बहुत खुशी होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।